Hi guys, I am Conventional Guruji. Welcome you all for daily financial editorial discussion. यहाँ हम डेली बेसिस पे फाइनेंशियल न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं लाइक इकोनॉमिक्स टाइम्स, लाइव मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड बिजनेस लाइंस। आप डेली अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बिकॉज दिस इज़ यूनिक काइंड ऑफ इनिशिएटिव इन यूट्यूब। यहाँ पे यूट्यूब पे या अदर प्लेटफॉर्म पे कोई भी इतने फाइनेंशियल न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे नहीं डिस्कस करता है। ये न्यूज़पेपर्स आपके आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, यूपीएससी, एसबीआई, एनआईबीपीएस, पीओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ 29 ऑफ जून को। पहला आर्टिकल जो हमारा होगा फाइनेंशियल एक्सप्रेस से। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। दैट इज़ बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ने रिसेंट में क्या किया है कि कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं। जैसे उस रिफॉर्म्स में बेसिकली क्या किया गया था, जैसे पहले आपको किसी ने चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया तो आप उसके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हो। उस प्रोविज़न को गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। मतलब जो प्रोविज़न थे सज़ा के लिए उसे निकाल लिया गया है एक्ट से। अब क्या होगा, नॉर्मली जो सिविल कोर्ट में होगा वहाँ पे आपके अगेंस्ट केस चलेगा अगर कुछ डिफ़ॉल्ट करता है। और भी एक दो चीज़ें इन्वॉल्व की है आर्टिकल में, यही घूम फिर के बताया गया था कि सिविल कोर्ट में केस चलेगा। ऑलरेडी जुडिशरी पे बहुत बर्डन है, एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा तो ये केसेस बहुत लंबे चलेंगे। इवन जो फॉरेन इन्वेस्टर होंगे उनका ट्रस्ट चला जाएगा, बिकॉज यहाँ कोई डिफ़ॉल्ट मारता है पेमेंट के लिए तो उसके अगेंस्ट कोई आप एक्शन ईजीली नहीं ले पाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग होंगे। तो यही चीज़ें बताई गई थी, इतना कुछ इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल नहीं था। सो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया था। बैंकिंग का जो गवर्नेंस होता है, बैंकिंग गवर्नेंस या बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो होता है इनका, उसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल था। वी विल डिस्कस दिस आर्टिकल, दिस इज़ क्वाइट गुड। एंड एक आर्टिकल जो बिजनेस लाइन में आया था दैट इज़ बेस्ड ऑन बायलैटरल ट्रीटी के बेस पे था। कुछ खास पॉइंट्स थे नहीं इसमें, तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है आज, दैट इज़ फिनटेक रेगुलेशन। फिनटेक कंपनीज़ के रेगुलेशंस पे एक अच्छा आर्टिकल आया है, इसे हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा लाइव मिंट में एक आर्टिकल आया था, फेसबुक के ऊपर आर्टिकल आया था दैट इज़ बेस्ड ऑन कैम्ब्रिज एनालिटिका एंड फेसबुक के ऊपर जो हुआ था उस मुद्दे पे थोड़ा जिक्र किया गया। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, सो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो आर्टिकल आए थे दैट इज़ बेस्ड ऑन कोविड-19, चाइना, इन पे बेस्ड थे। सो वी वोंट डिस्कस दिस टाइप ऑफ आर्टिकल। सो जो हमारा पहला आर्टिकल है दैट इज़ बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, हाउ टू मेक मार्केट प्लेस लैंडिंग सेफ। इसमें फिनटेक कंपनीज के रेगुलेशन के बारे में डिटेल में बताया गया है। अभी रिसेंट में बात करें हम, जर्मनी में एक बहुत अच्छी फिनटेक कंपनी, वहाँ की बड़ी फिनटेक कंपनी थी नेम कॉल्ड वायर कार्ड। वायर कार्ड ने क्या किया, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया है। उसके ऊपर आशंका है कि उसने काफ़ी बड़ा फ्रॉड किया है, दैट इज़ नियर अबाउट 1.9 बिलियन यूरो। बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे कुछ कुछ चीज़ें पता चली। हुआ क्या था बेसिकली, वायर कार्ड ने क्या किया, EY इसकी ऑडिट करती है जो कि बहुत बड़ी ऑडिटिंग फर्म है, वर्ल्ड की टॉप 4 ऑडिटिंग फर्म्स में से एक EY है, बिग 4 कंपनी जिसे कहते हैं। EY को ये लोग बेवकूफ़ बनाते रहे, फ्रॉड करते रहे कि हमारा पैसा 1 बिलियन यूरो सिंगापुर में है। काफ़ी टाइम तक पता नहीं EY ने इन पे कैसे भरोसा कर लिया, तो काफ़ी इसने डिफ़ॉल्ट मारा है। तो इससे आशंका बढ़ती है कि इंडिया में भी ये चीज़ें आ सकती है, फिनटेक कंपनीज डिफ़ॉल्ट मार सकती है। रिसेंट में RBI की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें सिमिलर बात बोली गई थी फिनटेक कंपनीज़ के बारे में। उसमें बोला गया था कि फिनटेक कंपनी क्या करती है आजकल, एज ए लेंडर बिहेव करती है, पैसा उधार देने लगती है लोगों को अपने नाम पे, जबकि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या आती, वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं कि ये पैसा किस बैंक से उन्होंने लिया है, किस बैंक के बिहाफ पे ये पैसा लिया गया है, देन कस्टमर को किस बैंक से आया है। वो ऐसा ट्रीट करते हैं कि ये पैसा फिनटेक कंपनी ने ही दिया है। और इसमें क्या होता है कि वो लोग बहुत हाई प्रोसेसिंग फ़ी लेते हैं इसके लिए, चार्जिंग करने, जो लोन रिम्बर्स करते हैं, लोन डिसबर्सल करते हैं, उसके लिए बहुत हाई प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं। कस्टमर पे इसका बहुत अच्छा बर्डन आता है। इस पर कोई रेगुलेशन है नहीं, तो इन चीज़ों का ये लोग मिस यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि
बहुत सारी फिनटेक कंपनियां हैं जो कि रिटेल सेक्टर में लोन देती है, इंडिविजुअल पर्सन्स को लोन देती है, स्मॉल ट्रेडर्स को लोन देती है। बेसिकली इनका वर्किंग बता रहा हूँ मैं आपको, क्या क्या है ये लोग, क्योंकि इनकी ज़रूरत भी हमें इसलिए है कि बैंक क्या है कि हर जगह अप्रोच नहीं कर सकती है, बैंक हर कस्टमर के पास नहीं जा सकती है, हर जगह नहीं जा सकती है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल हो जाता है बैंक्स को लोन डिसबर्सल के लिए फिनटेक की फॉर्म में। अब रिसेंट में क्या हुआ, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि हमारे खिलाफ हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है फिनटेक के लिए, लाइक बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट होता है बैंक्स का 10 to 14% वेरी करता है, और फिनटेक कंपनीज़ का 14 to 22 to 24% तक वेरी करता है। काफ़ी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये लोग कस्टमर से। तो काफ़ी कंप्लेन आई कि इन पे कोई रेगुलेशन है नहीं, काफ़ी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए। और कोई इंटरेस्ट चार्ज करने के लोग मेथड भी बताते हैं कि किस आपकी ईएमआई कब कम हो रही है, क्या ज़्यादा हो रही है। जैसे आरबीआई अपना रेपो रेट घटा रहा है, कुछ भी लोन कम कर रहा है, तो ये लोग बताते नहीं किस मेथड से ये लोग चीज़ों को डील कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इनके केस में थोड़ी कम होती है नॉर्मल के कंपेयर में बात करें तो। और ये कहते हैं बहुत हार्श रिकवरी करते हैं अगर आप इनकी ईएमआई नहीं पे करोगे। आपने कई बार देखा होगा कि साहूकार लोग होते थे कि आपका घर अगर गिरवी रखा बस घर को बेच दिया, या गुंडे आपके घर पे बेच दिए, तो काइंड ऑफ ये चीज़ें भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा पर्सनल डेटा जो आपका होता है इसका भी काफ़ी मिसयूज़ कर देते हैं कई बार फिनटेक कंपनी। सारी कंपनी ऐसी नहीं है, काफ़ी कुछ कंपनी ऐसी हो सकती है। आरबीआई को ऐसी कंप्लेंट मिली थी, आरबीआई ने चीज़ें अपनी रिपोर्ट में बोली है। अब क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि जैसे फिनटेक कंपनी ने बोला है कि हमने आपको लोन दिया है, लोगों को पता नहीं है कि एसबीआई से लोन आया है, बैकअप में कहाँ से फिनटेक ने लोन उठाया। तो लोगों को लगता है कि हम कंप्लेन किसके खिलाफ रजिस्टर करें, लोगों को ये भी नहीं पता होता। तो ये भी एक सीरियस इशू है। आपके साथ कोई भी मिसबिहेव होता है, फ्रॉड होता है, तो आप कंप्लेन कहाँ रजिस्टर करें। अगर आप के साथ किसी फिनटेक कंपनी ने ही कोई मिसबिहेव किया है, फ्रॉड किया है, तो आप उसी कंपनी के खिलाफ अगर उसी के पोर्टल पे कस्टमर केयर से बात करेंगे तो वो तो अपनी कंपनी को हमेशा सपोर्ट करेगा। तो आपको पता नहीं कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज बैंक्स की कंप्लेन करनी है तो आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं। एक बॉडी बनी हुई, रेगुलेटरी बॉडी बनी हुई है, इनके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं आपको नहीं पता है। आपको सिविल कोर्ट में जाके ही कंप्लेन करनी पड़ेगी। दैट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब क्या होता है कि क्या क्या जानकारी प्रोवाइड करनी चाहिए, कैसे फिनटेक कंपनी को बिहेव करना चाहिए। जो बोरोवर हैं, जिन्होंने उधार लिया है, उनको पता होना चाहिए कि किस बैंक से पैसा आया है ताकि वहाँ वो कंप्लेन कर सकें। और जो भी लोन इशू होता है वो फिनटेक कंपनी नहीं, बैंक के लेटर हेड पे इशू होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिस फिनटेक से बैंक का कॉन्टैक्ट है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि फिनटेक कंपनी अपने कस्टमर से वेल बिहेव करें, अच्छा बिहेव करें। फिनटेक कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने कस्टमर के लिए, लोन के लिए। अब हम बात करते हैं कि फिनटेक और टेकफिन कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। फिनटेक कंपनी वो होती है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मोबाइल बैंकिंग सर्विस। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सिंपल वे में फिनटेक कंपनी होती है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं पेपल। अब हम बात करते हैं कि टेकफिन कंपनी क्या होती है। सपोज़ कोई टेक्नोलॉजी फर्म है, आप एग्जांपल ले लीजिए व्हाट्सअप का। अगर व्हाट्सअप आज की तारीख में कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिलीवर करता है अपने एग्जिस्टिंग टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे, तो वो कहलाएगा टेकफिन। लाइक आपको पता होगा व्हाट्सअप अपना पेमेंट पोर्टल लाने वाला है, तो देन व्हाट्सअप जब अपना पेमेंट पोर्टल ले आएगा तो वो एक टेकफिन कंपनी कहलाएगा। अर्लियर हमने एग्जांपल देखा फिनटेक कंपनी का। फिनटेक कंपनी आप कह सकते हैं बैंक बाज़ार, पॉलिसी बाज़ार, दीज कंपनीज आर फिनटेक कंपनीज। एंड टेकफिन का आपको एग्जांपल दे दिया, अगर व्हाट्सअप ले आता है, जैसे अमेजन का पेमेंट सिस्टम है अपना, फेसबुक अपना लाने वाला है पेमेंट सिस्टम, तो उस तरीके से टेकफिन कंपनी कहलाएगी। अगर हम बात करते हैं फिनटेक सेक्टर की, कितना बड़ा सेक्टर है वर्ल्ड में चाइना के बाद। अगर सबसे ज़्यादा कहीं फिनटेक कंपनीज है, नियर अबाउट 3000 फिनटेक स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, उसमें से 4 कंपनीज यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी होती है जिसका नेटवर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा होता है। अगर हम एफडीआई की बात करें, अभी तक 76 बिलियन एफडीआई फिनटेक कंपनीज में आ चुका है। 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं बेसिकली फिनटेक्स को, दैट इज़ बैंक इंटरमीडिएटरी फर्स्ट। सेकंड, बैंक्स इंटरमीडिएटरी क्या करती हैं, कस्टमर्स लाती हैं बैंक्स के लिए, उनको लोन डिस्बर्समेंट में हेल्प करती है, रीपेमेंट
का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो कलेक्ट करती है। दूसरी तरह की कंपनी हो सकती है फिनटेक कंपनी, दैट इज़ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में डील करती है। थर्ड तरह की हो सकती है जो शेयर एंड कमोडिटीज़ में डील करती है, लाइक म्यूचुअल फंड में डील करती है। अब हम बात करें, जो हमने ऊपर 3 टाइप ऑफ फिनटेक की बात करी, अगर हम 3 टाइप ऑफ कैटेगरी की बात करते हैं, बैंक्स को डील करता है आरबीआई, इंश्योरेंस के फील्ड में है आईआरडीआई, सेबी है सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए। पर फिनटेक कंपनी के लिए कोई रेगुलेशन एज सच है नहीं, बिकॉज फिनटेक सारे सेक्टर में डील कर रही है, पर इनके लिए खुद के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। अब फिनटेक, जैसे मैं आपको अर्लियर बताया था कि 14% पे बैंक्स लोन देती है इनको, और करीबन ये 22% पे करीब पे वेरी करता है इसके बीच में, इस पे ये लोग लोन देते हैं। इसके अलावा कई फिनटेक कंपनीज़ क्या करती हैं कि बैंक्स को गारंटी देती है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर हमारा कस्टमर डिफ़ॉल्ट मारता है तो उसका 5 to 10% ओवरऑल लोन का हम पे करेंगे। इस वजह से क्या होता है कि आपने मार्जिन यहाँ जो ऑलमोस्ट मार्जिन रखा है, कई बार कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट मार दिया, ये मार्जिन आप ऑलमोस्ट गंवा देंगे पूरा। तो कई बार फिनटेक कंपनीज़ के डिफ़ॉल्ट मारने का बहुत डर रहता है। जैसे आपने कई कंपनीज़ देखी होगी जो कि आपने डिफरेंट तरह के ऐप्स आ गए हैं आजकल, तो ऐप क्या करते हैं, आपको ईजिली पैसा दे देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप ऑनलाइन मोबाइल पे बैठे बैठे इंस्टेंट लोन ले सकते हैं 1 लाख रुपए तक का। अलग अलग डिफरेंट लिमिट्स होती है अलग अलग ऐप्स की। अगर इनमें काफ़ी लोग डिफ़ॉल्ट मारना चालू हो जाते हैं तो इनमें बड़ी दिक्कत आती है, और ये लोग पैसा लेके इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। लोगों का पैसा जिनके पास जमा है उनका पैसा भी जा सकता है, क्योंकि इन पर कोई रेगुलेशन है नहीं। अगर हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो यूएसए में क्या है, फिनटेक कंपनीज़ के लिए एक फिनटेक चार्टर बनाया था यूएस ने 2015 में। इसमें इन कंपनीज़ के खिलाफ लीगल केस करने के प्रोविज़न रखे गए थे। सिमिलरली आरबीआई भी सोच रही है एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए, इसके रिगार्डिंग वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, वो इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्या एक्शन फिनटेक कंपनी के खिलाफ लिए जा सकते हैं इन केस ऑफ, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, कुछ भी फ्रॉड होता है तो। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिफॉर्मिंग्स इंडियन बैंक्स। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल था। इसमें बेसिकली बताया गया था जो बैंकिंग गवर्नेंस होता है उसके रिगार्डिंग बात की गई है। अगर हम बात करते हैं कि रिसेंट में प्राइवेट बैंक्स को लेके स्पेसिफिकली काफ़ी जो उनकी गवर्नेंस है, बैंकिंग गवर्नेंस है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन पे काफ़ी उंगली उठी है। लाइक आपने यस बैंक का केस देखा होगा, एक्सिस बैंक का केस देखा होगा रिसेंट में, तो काफ़ी क्वेश्चन उठे हैं उनकी गवर्नेंस पे। इसका रीज़न क्या रहता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस बैंकिंग गवर्नेंस क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या कंपनी की गवर्नेंस की कंपेयर में, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ सो कॉम्प्लेक्स नेचर। बैंक्स का स्ट्रक्चर जो है वर्किंग का काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी आपको रेगुलेशन होते हैं, और काफ़ी एक बैंक अगर डिफ़ॉल्ट मारता है उसका काफ़ी लॉन्ग इम्पैक्ट होता है। तो क्योंकि बैंक से काम क्या होता है, जो रिसोर्सेज हैं काफ़ी क्रिटिकली, काफ़ी लॉजिकली रिसोर्सेज को एलोकेशन करना होता है बैंक को, और बैंक्स पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट आप कितना प्रोटेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन बैंक्स या बैंकिंग सेक्टर पे। ऑल्दो बैंकिंग गवर्नेंस के प्रोविजन कंपनीज एक्ट सन 2013, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सन 2015 इसमें ऑलरेडी कवर है, पर काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें कवर नहीं होती है। बेसिकली इसमें कवर क्या होता है कि इसमें जो फोकस किया गया है बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इस पे फोकस किया गया है। बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस पे फोकस किया गया है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे बैंक, उस पर फोकस किया गया है। इंटरनल ऑडिट विजिलेंस पे फोकस किया गया है। ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए लोन डिसबर्सल में, इस पे फोकस किया गया है। पर कुछ चीज़ें मिसिंग है, कुछ लैग कर गए हैं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चीज़ों में। सेबी का 2015 का एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013, वो ये चीज़ें हैं जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पे फोकस नहीं किया गया है, कितनी होनी चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। पब्लिक शेयर होल्डिंग जो आम आदमी का पैसा लगा है किसी कंपनी में, उस पर कैसे फोकस किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, उस पर फोकस नहीं किया गया है। इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने अपनी एक इंटरनल कमेटी बनाई है जो कि इस साल सितंबर अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट देगी इन्हीं चीज़ों के ऊपर, जो हमने एक दो ये पॉइंट बताए इनको फोकस रखते हुए कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सिमिलरली ऑथर बोलते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी का और जो कंपनी का ओनर है, वो दोनों एक नहीं होने चाहिए, उनमें डिफरेंस होना चाहिए। बेसिकली कई बार देखते हैं कि जो कंपनी का ओनर जिसने कंपनी खड़ी की है, जिसने बैंक्स खड़ा किया है,
तो वो मैनेजमेंट के डिसीजन को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, अपने फेवर में डिसीजन ले लेते हैं, तो इससे काफ़ी गलत होता है। सिमिलरली यस बैंक के केस में आपने देखा होगा मिस्टर राणा ने यही किया था, उन पे ऐसे आरोप लगे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं सन 2013 और 2015 के एक्ट के अकॉर्डिंग इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इवन ऑथर तो ये बोलते हैं कि जो चेयरपर्सन होता है बैंक का, वो पर्सन भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। इवन जो डिफरेंट जो क्रूशियल कमिटीज़ है बैंक्स की, लाइक ऑडिट की कमिटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है, विजिलेंस कमिटी है, इन सब पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाना चाहिए। और जो नॉन प्रमोटर सीईओ हैं उनका कार्यकाल मैक्सिमम 15 साल हो सकता है। फुल टाइम डायरेक्टर का कार्यकाल 15 साल होना चाहिए मैक्सिमम। और हमने हर बार तो ऊपर से इस आर्टिकल में हर बार बात की कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए यहाँ चेयरपर्सन की फॉर्म में, क्रूशल कमिटीज़ की फॉर्म में। पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको भी रिफाइन करने की ज़रूरत है। उसमें जो कंपनीज़ के ओरिजिनल प्रमोटर हैं या जो कंपनीज़ के ओनर्स हैं, मालिक हैं जिस कंपनी के, उनका योगदान नहीं होना चाहिए, वो डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए, ऐसा प्रोविज़न बनाया जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। हमने दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए, दैट इज़ बेस्ड ऑन बैंकिंग गवर्नेंस एंड फिनटेक कंपनीज़ के बारे में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल डेली अपडेट पाने के लिए।